गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। YCT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आपको PCS में और IAS में आए हुए साइंस के जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। जनरल साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा है अभी, और फिजिक्स का अगला टॉपिक जो फोर्स से रिलेटेड है उस पर बात होने जा रही है ना। यूनिट पे बात हो चुकी है, फोर्स से रिलेटेड है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते रहते हैं तो वो साथ में चलते रहेंगे, अलग से बांटा नहीं जा सकता कि इस पोर्शन के नॉर्मल। अभी हम लोग भौतिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बिहार PCS में, यूपी PCS में, MP PCS में, या उत्तराखंड PCS में, झारखंड PCS में, जहाँ जहाँ आए हैं या IAS में आए हैं, उन्हीं पे बातें कर रहे हैं। इनसे आपको थोड़ी सी जानकारी मिलेगी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप ये ई बुक के थ्रू पढ़ते हैं तो व्याख्या भी आपको मिल जाएगी और कायदे से चीज़ें आप समझ जाएंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला देखिए, अब ये हम लोग बात अभी मैंने चालू की कि ये बात हम लोगों ने की बल पे है, लेकिन यहाँ पे विद्युत बल पे दे दिया है, तो ये थोड़ा सा मिसलेनियस हो जाता है इसमें। जो पहला क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतने किलो ओम होता है, ठीक है। और यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। रुकिए, पेन मैं निकाल लेता हूँ। इसको थोड़ा सा समझिए तो चीजें समझ में आएंगी। ये जैसे है, पहला ये देखिए, करंट यहां से प्रभावित हो रहा है, और करंट अगर दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है, आगे चल के दो हिस्सों में बढ़ जा रहा है, ऐसे बढ़ जा रहा है, ऐसे बढ़ जा रहा है, तो इसको समांतर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समांतर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट जाएगी I1, और इधर जो करंट जाएगा वो I2 जाएगा। दो हिस्सों में बढ़ गया। ये दो प्रतिरोधक मान लीजिए लगे हैं, दो बल्ब लगे हुए हैं, और ये हो गया आपकी समांतर श्रेणी, पैरेलल श्रेणी। तो इसमें वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ के वोल्टेज में जब अंतर होगा, विभवांतर होगा, तभी करंट फ्लो करेगा, तभी करंट फ्लो करेगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि अगर क्या कहते हैं, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 दिया है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो निकालते हैं वो निकालते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2। इस तरह से निकालते हैं, और इस तरह से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो इसका सही आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा, क्या कहते हैं, आपका 4 किलो ओम। क्या निकलेगा? 4.7 किलो ओम लगभग निकलेगा। तो ये 1/R1 = 1/R2 से निकाल के इजिकल वैल्यू मालूम ही है, टोटल मालूम है, 1/R की वैल्यू मालूम है, 1/R1 ये है, प्लस 1/R2 रख देंगे और वैल्यू R2 की निकल जाएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए BPSC में पूछा गया है। थोड़ा सा BPSC करता है कि फिजिक्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के भी पूछ लेता है, ठीक है ना। ये और कोई स्टेट नहीं करता, IAS भी नहीं करता है, ये केवल क्या कहते हैं BPSC करता है। तो BPSC क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आती है, कम से कम जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है, सेमीकंडक्टर की यही खासियत होती है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, इसकी यही खासियत होती है कि जैसे नॉर्मल तार है उसमें करंट फ्लो होगा तो वो हीट होने लगेगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और वो जल जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के ये साथ नहीं होता है। सेमीकंडक्टर गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये खासियत है, इसीलिए सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं। नॉर्मली ये याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जर्मेनियम, कैडमियम और सल्फाइड, इन सब के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का लॉ है। ये न्यूटन का लॉ है, जिसमें वो बोलता है कि जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो उतना ही फोर्स जस्ट अपोजिट लगता है। FA के = अगर ये FA है तो F1 के अपोजिट माइनस F2 लगता है, और ये हमेशा इक्वल होता है। क्रिया के जैसे रॉकेट का ऊपर जाना, तो रॉकेट पीछे छोड़ता है, बल लगाता है, ईंधन निकलता है, और इसीलिए रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये सब न्यूटन का नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ है ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो उससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर होगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन स्टिल वाटर, इफ द मूव्स द टुवर्ड्स द कॉर्नर देन द बोट वुड। अगर एक आदमी नाव पे खड़ा हुआ है और वो नाव से यदि वह किनारे की ओर नाव चले से कूदे तो क्या होगा, नाव आगे जाएगी पीछे जाएगी, क्या होगा। तो इसमें हमेशा देखिए मूव टुवर्ड्स कॉर्नर, किनारे से दूर बढ़ेगी तो नाव हमेशा अपोजिट जाएगी। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। उस पर धक्का देके जैसे ही वो कूदेगा उतना ही बल नाव लगाएगा और उसके अपोजिट में नाव हमेशा क्या जाएगी, पीछे की जाएगी। तो मूव अवे फ्रॉम द कॉर्नर, किनारे से दूर बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे था। द रिजल्टेंट नॉट, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान चाल यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में कभी भी त्वरण बढ़ता घटता नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में त्वरण बढ़ता घटता नहीं है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए जब F इज इक्वल टू होता है ma, F इज इक्वल टू ma और a क्या है, 0 है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका सही आंसर होगा कार की गति की दिशा में दूसरा प्रतिरोधक बल जो कार की विपरीत दिशा में, एक अनंत बल या शून्य के बराबर। तो हमेशा क्या आंसर होगा इसका, शून्य के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है, देखिए पीछे गिरता है। एक चीज थोड़ा सा यहां से समझिए कि अगर कोई आदमी बस पे बैठा है, मान लीजिए ये बस है और बस पे बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति बस में बैठा हुआ है और बस चल रही है, एक समान चाल से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। या ट्रेन पे बैठा हुआ है, ट्रेन यूनिफॉर्म मोशन से चल रही, वो सिक्का ऊपर उछालता है तो सिक्का भी उसी त्वरण से आगे बढ़ेगा जिस त्वरण से वो व्यक्ति बढ़ रहा है। इसके कारण सिक्का उसके हाथ में आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन ने स्पीड उसी समय पकड़ ली, सिक्का उछालते समय बस ने स्पीड पकड़ ली, तो सिक्का आपके नो डाउट पीछे गिरेगा क्योंकि ट्रेन आगे निकल चुकी रहेगी। और ट्रेन ने स्पीड धीमी कर ली तो सिक्का आगे गिरेगा क्योंकि ट्रेन पीछे रह जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे जहां से सिक्का उछाला गया था। तो इसका होगा आगे अवरोधन के साथ आगे, विपरीत गति में पीछे, क्या होगा, बैकवर्ड गिरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसे कहते हैं इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इसके बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी जो है वो जड़त्व के नियम से रिलेटेड है। इसमें क्या बताया जाता है, एक बस में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बस चल रही है, अचानक बस में ब्रेक लगा तो क्या होगा, आदमी आगे जाएगा कि पीछे जाएगा, आदमी आगे जाएगा। तो उसका कारण क्या है उसको थोड़ा सा समझिए। ये मान लीजिए सीट है और सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी बैठा हुआ है और उसकी हिप जो है वो हिप क्या कहते हैं, सीट से जुड़ी हुई है और बस यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है। और बस जब चल रही है तो ये हिप भी चल रही है। अचानक क्या हुआ, ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने से हिप तो वहीं की वहीं रुकी रह गई, क्यों, क्योंकि वो बस से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये अगला वाला हिस्सा भी चलायमान था, वो बस से नहीं जुड़ा हुआ था तो वो आगे गिर जाएगा। इसी तरह अगर रुकी हुई बस है, अचानक बहुत तेजी से चली तो नीचे का हिस्सा चल देगा और आदमी पीछे की ओर ढकेल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल जड़त्व का नियम है। इनर्शिया का नियम क्या बताता है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, या कोई वस्तु स्थिति में है और तो वो अपनी स्थिति को तब तक बना के रखेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो इनर्शिया का नियम या जड़त्व का नियम है। इस जड़त्व के नियम के कारण तो यहाँ पे कौन सा है, स्थिरता का, तो स्थिरता का जड़त्व नियम इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। कैसे किया था थोड़ा सा समझ लीजिए, एमपी पीसीएस में पूछा गया है। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में अगर कोई दो ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें मास है, द्रव्यमान है, मान लीजिए इसमें m1 है और इसमें m2 है,
तो इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो ब्रह्मांड में अगर कोई भी दो कण है जिनके बीच में मास है, दो पिंड हैं, अगर उनके मास है तो उनके बीच क्या कहते हैं, एक बल लगता है जिसकी वैल्यू होती है F, और ये बल जो होता है F m1 m2 और F विपरीत अनुक्रमानुपाती r² होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है और उनका, तो मतलब ये निकल के आपका आया F = G m1 m2 अपॉन r²। यही है यूनिवर्सल लॉ, और G को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल का यूनिवर्सल कांस्टेंट G को बोलते हैं। तो F = G m1 m2 अपॉन r²। यही है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। तो ये न्यूटन ने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी ऑफ विंड, हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवा क्या करती है, गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, ½ mv²। ½ mv²। हवाओं की ऊर्जा क्या होती है, ½ mv²। या कोई भी गतिज ऊर्जा क्या होती है, mv² होता है, और स्टैटिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा परिवर्तित कर रही है किसमें, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, तो केवल क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, विंड में क्या होगी, केवल गतिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में 2016 में। क्या है, वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो गतिज ऊर्जा का, अभी इस पे बात हुई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टैटिक इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, गतिमान स्थिति से, विश्राम स्थिति से, मानसिक स्थिति से, आंकड़ों का आकलन। तो ये इनर्शिया की बात कर रहा है। कोई चीज अगर कहीं पे रुकी है तो वो जीवन भर रुकी रहेगी। जैसे एक पेन यहाँ रखा हुआ, तो पेन हमेशा रखा रहेगा जब तक उस पर कोई वायु बल आरोपित नहीं होगा। तो यहाँ पे विश्राम की स्थिति, स्टैटिक कंडीशन, इसके सही आंसर होगा। जड़त्व का नियम है ये। फोर्स इज मल्टीपल, तो F = क्या होता है, ma। अभी हमने बताया F = ma। तो मास इंटू एक्सीलरेशन क्या होता है, बल होता है। तो द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, तो क्या हो जाएगा आंसर, मास एंड एक्सीलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मारने पे 100 न्यूटन होता है। ठीक है, भार W = mg, यही भार होता है। तो पृथ्वी पे इसका भार है 100 न्यूटन। कितना है, 100 न्यूटन। उसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। जी का क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 100 × 1/6 किसका, 9.8 का। इस वैल्यू को निकाल लीजिए, तो ये करीब आ जाएगी 16.7 न्यूटन। क्या आ जाएगी, 16.7 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। इसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पे हमेशा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आएगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। भार = होता है mg और द्रव्यमान = होता है m। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उसकी वैल्यू है 9.8, और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। तो कोई चीज़ यहाँ पे ज़्यादा भारी रहेगी और चंद्रमा पे 1/6 गुनी कम हो जाएगी उसका भार। ठीक है, मास पे लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, खड़ी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। एकदम सही बात है। ठीक है, निष्कर्ष, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है, प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ये सही बात है, एक बार गाड़ी चलने के बाद घर्षण कम हो जाता है, जिससे हमको कम धक्का देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर ये होगा।
वैसे नॉर्मल खड़ी हुई गाड़ी पे हमको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती। बॉल बेयरिंग आर यूज बाइसिकल कार बीकेसी। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी फ्रैक्शन से रिलेटेड है, घर्षण बल को कम करने के लिए हम लोग बॉल बेयरिंग और इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो बॉल बेयरिंग क्या करती हैं, गोल गोल होती हैं, घर्षण बल बहुत कम लगता है और जिसकी वजह से क्या कहते हैं, वस्तुओं में गति आ जाती है। तो इसमें होगा पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभाव का क्षेत्र घट जाता है। द इफेक्टिव कॉन्टैक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो कॉन्टैक्ट कम रह जाता है, इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो जाता है और जिसके कारण चलने में आसानी रहती है। तो द इफेक्टिव कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन व्हील एंड एक्सल हमेशा कम हो जाता है, तो घर्षण बल कम हो जाएगा, घर्षण बल कम हो जाएगा। पहिए की खोज आज की खोज नहीं है, आदिमानव की खोज है। अगर हम बात करें तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और उसके बाद क्या कहते हैं, नव पाषाण काल में पहिए की खोज हुई है। तो पहिए की खोज तब से हुई है, आज तक पहिया ही ऐसी चीज़ है जो तब का खोजा हुआ आज तक चल रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि पहिया फ्रिक्शन फोर्स पे, हालांकि उन लोगों को मालूम था कि नहीं, लेकिन ये जरूर मालूम था कि किसी चीज़ को सीधे खिसकाएंगे और उसमें पहिया लगा खिसकाएंगे तो कम ताकत लगेगी। अनुभव से उन्होंने जाना, उसको फिजिक्स से नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। सीढ़ी कमरे के फर्श और दीवार के बीच फिसलना शुरू करती है। थोड़ा चित्र बना लीजिए तो समझ में आ जाए। यह है कमरे की फर्श, यह है कमरे का फर्श और कमरे के फर्श पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। किससे? सीढ़ी लगा के खड़ा हुआ है। यह है सीढ़ी और सीढ़ी पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति बना दो ऐसे, तो ये खड़ा हुआ है। अब उसके बाद सीढ़ी फिसलना चालू करती है, तो सीढ़ी फिसलेगी तो क्या होगी, ऊपर तो चढ़ेगी नहीं, नीचे आएगी, नो डाउट ऐसे सीढ़ी नीचे गिरेगी, इधर की तरफ ज़्यादा फैलती जाएगी और ऐसे गिरेगी। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा पैराबोलिक बनेगा। तो यहाँ पे एक वृत्ताकार पथ लेती हुई गिरेगी, चूंकि गोल बनाने की कोशिश करेगी, वो अपने रेडियस में घूमेगी। तो यहाँ पे आंसर सही होना चाहिए, एक वृत्ताकार सर्कुलर पाथ बनाएगी। क्या बनाएगी, सर्कुलर पाथ। तो कभी भी सीढ़ी पीछे फिसलेगी तो सर्कुलर पाथ बनाएगी। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसका आंसर यही होगा। इतनी व्याख्या मैंने जो बता दी है वो इतनी ही काफी है। फिर है, एक भारहीन रबड़ के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। ठीक है, एक गुब्बारा है जिसमें वेट नहीं है, कोई वेट नहीं है, बहुत हल्का है, उसमें 200 ग्राम जल भरा जाता है और जल में इसको डुबाया जाता है। तो जल में इसका भार क्या होगा, जल अपने बराबर विस्थापित, जल में भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि जल में मिल जाएगा। तो इसमें हमेशा आंसर क्या रहेगा, जीरो। कोई भारहीन वस्तु, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है, कोई भी वस्तु अगर पानी में डूबती है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी हटा लेती है या उस पर लगने वाला भार क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। तो यहाँ जीरो होगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे है ये। फिर है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा। देखिए भारहीनता की अवस्था में, भारहीनता मतलब ग्रेविटेशन खत्म हो जाना। ये एक मोमबत्ती है मान लीजिए, और ये एक मोमबत्ती की लौ है जो आपने ऐसे जलती हुई देखी है। नॉर्मली मोमबत्ती की लौ ऐसे जलती है। जब इस पर ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा, भार विहीन हो जाएगी, तो ये इसका आकार हमेशा गोल हो जाता है। सरफेस टेंशन के कारण हर एक चीज क्या होनी चाहती है, गोल होना चाहती है। तो इसका सही आंसर होगा गोलाकार। सही आंसर आपका क्या होगा, गोलाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारहीनता होती है जब जी काम करना बंद कर दे, वही भारहीनता होती है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में क्या हो जाएगा, W इजिकल टू क्या होता है, W इजिकल टू होता है mg, और जब g की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर, विच आर द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट कॉन्सिक्वेंस। तो क्या होगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। एकदम सही बात है, m कभी नहीं बदलता है और g के गायब होते ही शून्य हो जाएगा।
मास कभी जीरो नहीं होगा, दूसरा एकदम गलत है। बोथ मास एंड वेट आर ऑब्जेक्ट बिकम जीरो, ये भी गलत है। और द मास ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। एम कभी नहीं बदलता है, मास कभी नहीं बदलेगा, भार बदलता है जी के बदलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी हो जाए, उसके स्थान पर दुगनी हो जाए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा फिर गुरुत्वाकर्षण के नियम पे आते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया है। न्यूटन ने बताया, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है और पृथ्वी और सूर्य, और ये आपका सन है, इसके बीच की दूरी मालूम है हालांकि, तो वो r² है। कितनी है? r² है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। यहाँ पे क्या लिखा है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी उसके स्थान पर दुगनी हो जाए। तो मान लीजिए पहले जो था वो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण था Gm1 m2 अपॉन r², ये था Gm1 m2 अपॉन r²। लेकिन अब इस r की वैल्यू क्या हो जा रही है? दुगनी। तो नया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? f Gm1 m2 अपॉन r² का दुगना होगा, तो r का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4r²। तो ये 4 गुना क्या हो गई? कम हो गई। तो अब जितना है उसका क्या हो गई? 1/4 हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि कम हो जाएगा ना, डिवाइड हो रहा है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है, यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस तरह से जब ये फार्मूला याद रहेगा तो आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार या कोई भी चीज़ झुकी हुई या सीधी खड़ी हुई जल्दी गिरती क्यों नहीं है? जैसे एक प्रिज्म में बहुत कम चांसेस है गिरने का, तो उसका कारण जान लीजिए कि हर एक का, जैसे ये एक प्रिज्म है, तो इसमें बीच में ये पॉइंट इसका ग्रेविटेशनल पॉइंट है, मध्य में है। कोई चीज़ ऐसे फैली हुई है तो उसका ग्रेविटेशनल पॉइंट यहाँ है। ठीक है, और पीसा की मीनार की अगर हम बात करें तो पीसा की मीनार थोड़ा सा ऐसे बेंड की हुई है। पीसा की मीनार की अगर हम बात करें तो पीसा की मीनार ऐसे बेंड की हुई है। ठीक है, अगर इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ आ जाए तो सट्टे से यहाँ गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन पीसा की मीनार का गुरुत्व केंद्र इसके बीच में ही है, और जब इसके बीच में रहेगा तो वो चीज़ झुकी भी रहेगी और कभी नहीं गिरेगी। इस वजह से पीसा की मीनार नहीं गिरती है, झुकी है लेकिन गिरती नहीं है। तो शीर्ष भाग में पतली है, वो बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है। द वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉल्स विद इन द बेस, तो वो हमेशा बेस से होके वर्टिकल लाइन गुजर रही है ग्रेविटेशन की, इस वजह से पीसा की मीनार नहीं गिरती। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ट्रैक्टर वुक्टर पे बहुत सारा भूसा उसा ला दिया गया, तो वो लाते समय ध्यान रखा जाता है कि दोनों तरफ भार बराबर रहे, जिससे ग्रेविटेशनल लाइन से जो वर्टिकल लाइन है वो एकदम बीच में रहे, तो वो ट्रैक्टर नहीं गिरेगा। अगर वो वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो भूसा नीचे गिर जाएगा। तो बहुत ऊंचा खड़ा करते समय इस बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मीनार बनाई जा रही है उसका भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का भार क्या होता है? पृथ्वी के सभी स्थानों पर समान होता है। दूसरी चीज, विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, ध्रुवों पर निम्नतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा, अरे ये अच्छा छू गया, अच्छा पेन निकालना था, ये पेन निकालते हैं, जरा थोड़े समझिए इसको। ये है पृथ्वी, और पृथ्वी जो है वो पूरी गोल नहीं है, इसके शेप को बोलते हैं जियोइड। और ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, और ये है 90 डिग्री का पोल। 90 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, ये आप जानते हैं। अब देखिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी का जो रेडियस है वो 64 किलोमीटर है। वो रेडियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका आकार थोड़ा सा छोटा है, तो यहाँ पे रेडियस थोड़ा सा कम है। जब रेडियस कम है तो अभी हमने क्या बताया, F = Gm1 m2 अपॉन r²। तो जब r² की वैल्यू कम होगी तो वहां पे वेट अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे
नॉर्मल है कि मैक्सिमम एट द पोल, ध्रुवों पे बढ़ जाएगा और विषुवत रेखा पे आर स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए ध्रुवों पे अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वेट ऑफ एनी सबस्टेंस वुड बी मैक्सिमम। किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है? वायु में होगा, जल में होगा, हाइड्रोजन में होगा, निर्वात में होगा। निर्वात में हर एक का भार तो जीरो होता है, निर्वात में कोई भारी नहीं होता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही नहीं। हाइड्रोजन हल्की गैस है हवा से, फिर जल में पानी भारहीनता महसूस होती है, तो इसका सही आंसर वायु होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? एयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। एकदम गलत, अभी बात हुई ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए आपका यूपी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, ठीक है, वह अंतरिक्ष में भार कितना होगा? तो अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? 0, तो भार कितना हो जाएगा? 0। हमेशा अंतरिक्ष में भार 0 होगा। चंद्रमा पे इस भार का 1/6 होगा, तो यही सब आपको याद रखना है। सही आंसर क्या होगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स एंड हाउ मच प्रेशर। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस दबाव पे रहता है? तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर होता है उससे 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। इसको याद रखिए, यूपी यूडीएलडीएम पूछा गया है। नॉर्मली इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा P = HDG, फिर F = G1 M1 M2/R²। एक लंबा प्रोसेस है, उसको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखिए, हमेशा 1/3 होता है, G का 1/3 होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर रिमेन्स एट द हाउ मच प्रेशर, हमेशा 1/3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार शून्य होता है, परिवर्तित होता है, परिवर्तनशील होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, देखिए वस्तु ऊपर से फेंकी जाती है और वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, इन दोनों में बहुत अंतर है। फेंके जाने पे आप ये फार्मूला देखिए, V = U+, ऊपर से फेंकी जा रही है तो GT। तो यहां पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी अगर गिराई जा रही है तो क्या हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो V = क्या हो गया? GT। V = क्या हो गया? GT, और G हमेशा फिक्स है 9.8। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अनचेंज, आंसर क्या हो जाएगा? अनचेंज, अपरिवर्तित रहेगी। समझ में आ गया? क्योंकि G फिक्स है, T फिक्स है, लेकिन वो गिराई जा रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो यूनिफॉर्म मोशन से आएगी, क्योंकि G ही लग रहा है, तो G केवल उसको खींच रहा है। एक ही ग्रेविटेशन, त्वरण परिवर्तित नहीं होगा तो चाल परिवर्तित नहीं होगी, तो उसके हमेशा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार पर लग रहा बल। अब थोड़ा सा लिफ्ट वाला फंडा समझ लीजिए। ये मान लीजिए एक लिफ्ट है, यहाँ पे ये आदमी खड़ा हुआ है। अब 3 कंडीशन हो सकती है, या तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, या तो लिफ्ट नीचे आएगी, या तो लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी, एकदम नीचे चले जाएगा। ठीक है, यही 3 कंडीशन तो होगी। तो लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड की त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगी। दूसरा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड नीचे आते समय शून्य होगी। ठीक है, ये कहीं भी शून्य नहीं होगा, जी लगता रहेगा। जब रस्सी टूटेगी तब शून्य होगा, जब रस्सी टूटेगी तब भार एकदम शून्य हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना, इसको क्लीन कर लें। ये देखिए, लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण के नीचे आते समय क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो नीचे आते समय शून्य। अब इसमें एक चीज यहाँ जो है, क्वेश्चन देखिए क्या है। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगा हुआ बल F = क्या है? जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो F = mg, वही आप पे लग रहा है, वही लिफ्ट पे लग रहा है, तो दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे शून्य होगा। त्वरण से नीचे आते समय क्या होगा? शून्य होगा। त्वरण से ऊपर जाते समय माइनस हो जाता है। इसको आने दीजिए क्वेश्चन, तो हम आपको क्या कहते हैं, अभी और क्वेश्चन आएंगे इस पर, तो इसको थोड़ा और ढंग से समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का चयन कीजिए। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित
जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है, एकदम सही बात है, ये सही है। फिर गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, गुरुत्वीय बल का मान ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, ये देखिए। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स अनलेस लार्ज मासेज आर, किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक। द वेट ऑफ बॉडी इज द फोर्स विच द अर्थ एक्ट, गुरुत्व, इसमें हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा वो कंफ्यूजन कर दिया है, गलत व्याख्या लिख दिया है। गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है जबकि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो। तो इसमें जो क्या कहते हैं, पूछा क्या है, गलत कथन का चयन कीजिए, तो गलत यही है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज विद लैटिट्यूड। ऐसा नहीं होता है, जी हमेशा इक्वल रहता है, ऊंचाई बढ़ने पे गुरुत्वाकर्षण न बढ़ता है न घटता है। नेक्स्ट, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल एक टैंकर है, समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। ये क्वेश्चन है आईएएस में, तो आईएएस में पूछा है तो थोड़ा ढंग से पूछा होगा। ये एक टैंकर है, टैंकर थोड़ा सा गोल होता है, मान लो ये टैंकर में भरा हुआ है, क्या, ऑयल भरा हुआ है। ऑयल भरा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है तेल से अंशतः भरा हुआ, पूरा नहीं भरा हुआ। ऑयल भरा हुआ है मतलब यहीं तक भरा हुआ है और एक समान त्वरण से, यूनिफॉर्म मोशन से आगे जा रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन से जाएगा तो हमेशा ये देखिए ये वाली लाइन बनेगी और ये लाइन क्या होती है, आगे चल के क्या हो जाती है, पैराबोलिक। क्या हो जाती है, पैराबोलिक। तो क्षैतिज बल बनेगा, क्षैतिज से ऊपर एक अनंत होगा पिछले सर पर, फिर क्षैतिज से इस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, परवलयीय वक्र का आकार लेगा, तो हमेशा एज्यूम पैराबोलिक कर्व लेगा। क्या लेगा, पैराबोलिक कर्व लेगा। तेल आगे की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा आईएएस के क्वेश्चन आए तो ध्यान से आप थोड़ा कीजिएगा। विच इज द करेक्ट इक्वेशन ऑफ द फाइंडिंग द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन त्वरण होता क्या है, तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर मतलब v माइनस यू अपॉन टी, यही क्या कहलाती है, त्वरण। तो देख लीजिए कहाँ है, ये पहला ही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए, त्रिज्या 1% कम हो जाए, आर स्क्वायर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आर स्क्वायर कम हो जाएगा 1%, तो कितना हो जाएगा, लगभग 2% कम हो जाएगा। पृथ्वी का जी का मान कम हो जाएगा, हमेशा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1%, अच्छा कम हो जाए, यहाँ पे देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, ये कम हो जाए, तो F इजिकल टू क्या था, Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन 2%, वो पढ़ने समय। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, कम हो जाना, क्या दिया है, कम हो जाना। जब कम हो जाना दिया है तो इसका मतलब 2% वैल्यू बढ़ जाएगी, और यही 1% अगर क्या कहते हैं बढ़ जाए तो वैल्यू 2% कम हो जाएगी, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, चांद की सतह पे उसका भार क्या होगा, पृथ्वी के भार का 1/6 होगा, ठीक है। एक बात तो आप समझ गए हैं, क्योंकि वहां पे जी 1/6 होता है, तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको ब्रह्मांड में कहीं भी लेते जाइए तो ये कभी नहीं बदलेगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, तो यही आंसर सही होगा। वेट चेंज हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा, जो वेट है वो 6 गुना बढ़ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, वो है फ्रिक्शन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो नैनो पार्टिकल की है, 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁹ के बीच के जो पार्टिकल होते हैं उन्हें नैनो पार्टिकल बोलते हैं। इनकी यही खासियत है, फ्रिक्शन। नैनो तकनीक का यूज तो बहुत जगह किया ही जाता है। एक क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान इतने किलोग्राम है, जी इतना है। अगर चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण g/6 है तो चंद्रमा पे द्रव्यमान कितना होगा, तो सीधी सी चंद्रमा पे द्रव्यमान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ ध्यान से पढ़िए, पूछा है द्रव्यमान कितना होगा, भार नहीं पूछा है। भार 1/6 हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा, तो वही रहेगा, बस इसका सही सा आंसर क्या है, द्रव्यमान वही रहेगा। तो कितना था, 100 किलोग्राम ना, तो 100 किलोग्राम
100 किलोग्राम ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, देखिए यहाँ भार दे रखा है, उसका भार चंद्रमा पे लगभग 10 किलोग्राम होगा, ठीक है, 6 गुना कम हो जाएगा, सही बात है। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा, 0 होगा, अंतरिक्ष में कोई घटना नहीं होता, तो अंतरिक्ष में हमेशा याद रखिए 0 होगा, अंतरिक्ष में 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट शिफ्टेड टू अर्थ फ्रॉम मून, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। फिर सुनिए, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है, तो ये दोनों तो गलत हो गया, क्योंकि मात्रा ना बढ़ती है ना घटती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ये भी गलत हो गया। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है पर मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सही आंसर ये हुआ। मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ग्रेविटेशन बढ़ने के कारण उसका भार बढ़ जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, देखिए यूपीपीसी से फिर पूछा गया है, उसका भार बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, सही आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला एक वाहन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। एक रोड है और उस रोड में क्या कहते हैं, मोड़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक कार आ रही है। अब ये कार जा रही है, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि क्या होगा, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, तो इधर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और ये बाहर जो लगेगा उसे क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय हो गया, और इसको विमुख बल बोलते हैं या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अभिसारी बल। तो अभिसारी बल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार से बराबर एक दूसरे पे लगेगा। अब जब ये इधर जाएगा तो आप देखते हैं, जब कार ऐसे मुड़ती है तो आप जिधर कार मोड़ है उसके अपोजिट साइड में आप खिसक जाते हैं, तो ये इस बल के कारण है। तो अब जब क्या कहते हैं, कभी भी कार पलटेगी तो कहाँ पलटेगी, अंदर वाले पहियों पे कि बाहर वाले पहियों पे, यही क्वेश्चन यहाँ पूछेगा। अंदर के पहियों पर उल्टेगी, बाहर की तरफ फिसलेगी, अंदर की तरफ फिसलेगी, बाहरी पहियों पर उल्टेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अरे यहाँ है, अच्छा इस तरह से दे रखा है, बाहरी पहियों पे उल्टेगी और अंदर के पहियों पे फिसलेगी, ये अंदर के पहियों पे ये आंसर। अब इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, फिर ऐसे बनाया आपने, ये कार है तो ये कार के 4 पहिए हैं, तो ये पहिए क्या है, बाहर हैं, और ये पहिए क्या हैं, अंदर हैं। तो क्या होगा, 2 और 3 बाहरी पहियों पे अंदर फिसलेगी और आंतरिक पहियों पे क्या होगी, पलट जाएगी, क्योंकि अब केंद्रीय बल उसको ऐसे करेगा और खट्टे से वो पलट जाएगी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप जो नियम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, इसको तब समझ पाएंगे। और ये आपका ये है सेंटर, और इस पे अंदर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण सूर्य के चारों तरफ सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं, या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, या हमारे कृत्रिम सैटेलाइट घूम रहे हैं। और इसी के अपोजिट हमेशा लगता है क्या, अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल, और ये क्या है, अभिकेंद्रीय बल है, ये अभिकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय, और ये दोनों इक्वल होते हैं, इस कारण से ये अपनी अवस्था पे जुड़ा रहता है। तो जब कार ऐसे जाएगी तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो क्या होगी, पहियों पे फिसल जाएगी और बाहर की तरफ पलट जाएगी, यही बताना चाह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किन्हीं 2 वेक्टर पर ध्यान दीजिए। जो देखिए आपका आईएएस में पूछा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है, लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पारे की डेंसिटी लोहे की डेंसिटी से अधिक होती है, ठीक है ना, और जल की डेंसिटी लोहे की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए लोहा पानी में डूब जाता है। ये घनत्व तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जिसका क्या कहते हैं डेंसिटी
अधिक होगी वो डूब जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरता रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, वही आंसर। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ये कारण तो एकदम गलत हो गया। अगर लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से अधिक होता तो पारे पे तैरता ना। तो A is true but R is false, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोलन के दौरान, अच्छा दोलन जब होता है, ये भी आईएएस का ही क्वेश्चन होगा, इतना लंबा है तो, जब एक साधारण लोलक दोलन हेतु स्थापित किया जाता है तब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये है दोलक और ये यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां गति करता है, तब एक दोलन पूरा करता है, तब एक दोलन पूरा करता है। अब यहां पे त्वरण, यहां पे क्या हो गया, mgh हो गया, यहाँ पे g शून्य हो जाता है, तब वो नीचे आता है। तो इसका सही आंसर होगा, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाएगा, तो ऊपर कैसे जाएगा, हर आवर्तन में लोलक के बराबर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन इसमें आ नहीं रहा है तो इसमें ऐसी, अब यहाँ पढ़ लीजिए, अब समझ में आएगा। पहला, जब गोला मध्य स्थान पर गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। दूसरा, हर आवर्तन में लोलक 2 बार किसी एक निश्चित वेग को पार करता है, बिल्कुल सही बात है, एक बार जब ऊपर पहुंचता है, एक बार नीचे पहुंचता है। फिर गोला चरम से हो तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाएगा, तो नीचे कैसे आएगा, वहां तो जी लगेगा, तो ये तो एकदम गलत है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ कम होता जाता है, नॉर्मल सी बात है, कोई चीज हिलते हिलते क्या होती है, फिर रुक जाती है। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है 1, 2, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित दूरी समय आलेखन, डिस्टेंस है और क्या कहते हैं, टाइम है। तो डिस्टेंस और टाइम का आलेखन है कौन सा, एक आयामी समगति, समगति यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, सीधा, यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा सीधा चलेगा। अभी मैंने बताया क्योंकि त्वरण 0 है, गति में कोई परिवर्तन, दूरी समय के साथ दूरी में अगर परिवर्तन हो जाए तब इसका मतलब त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन समय के साथ दूरी में परिवर्तन नहीं होता, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में सीधी लाइन हमेशा बनती है। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डज नॉट चेंज, वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व तो कभी नहीं बदलता है। कागज है, 10 कागज रख दोगे तो हर एक कागज का घनत्व तो थोड़ी बदल जाएगा, नॉर्मल सी बात है, घनत्व तो सेम रहेगा, आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन घनत्व तो सेम रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक अनसैचुरेटेड चीनी का घोल बनाया जाए तो चीनी के आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जाने रहिए। सैचुरेटेड बन गया तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सैचुरेटेड से ज़्यादा जब बनेगा तो प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सी राशि नहीं बदलेगी, तो उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। क्या, आयतन नहीं बदलेगा। अगर गिलास में चीनी घोले, देखिए ऐसे समझिए, एक गिलास पानी लिए, उसके अंदर आपने चीनी डाल दी 2 चम्मच, उसको घुला दिया, तो क्या जल का स्तर ऊपर बढ़ जाएगा, नहीं, क्योंकि वो घुल गया और उसने वहां पे बनाया अनसैचुरेटेड। और जब जल के बीच के अणुओं के बीच में जो जगह रहेगी वहीं पे चीनी के घोल घुल जाएंगे, इसकी वजह से आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, कुछ दूर लुढ़कने के बाद वो किसके कारण, घर्षण बल के कारण रुक जाती है एकदम है। बल्लेबाज को गेंद, क्यों, वेग गेंद की दशा में विपरीत दिशा में एक बल काम करता है जिसको घर्षण बल करते हैं, और पृथ्वी पे वो घिस रही है, इस वजह से वो कुछ दूर जाने पे रुक जाएगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, मतलब जी निश्चित है, वो भी कितना है, 9.8 ही है, गिराई जाती है। हमने पहले बताया 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये थोड़ा इसको समझ लीजिए, तो जरा हम समझा दें तो यहाँ पे क्या है, v = u + at और नीचे आ रही है gt, तो v है और समय दिया हुआ है कितना, 3 सेकंड बाद, तो 9.8, ये u क्या हो जाएगा 0 और मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 3 का, तो जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जी काम कर रहा है 9.8, पूछ रहा है 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, तो लास्ट वेग ये होगा, चूंकि गिराई जा रही है तो इनिशियल वेग क्या होगा, 0 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 जा कितना होता है 24 और 3 9 जा 27 और +2 29.4, देखिए इसका आंसर होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड हो जाएगी। तो आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है, फिर वो खड़ी हो जाती है। अगर वो खड़ी हो जाती है तो क्या होगा, प्रणोद का आवर्तकाल कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा देखिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एक लड़की झूला झूल रही है, इसको इससे समझिए, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G ये होता है। तो खड़े होने पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये अगर उसमें एक लड़की झूल रही है, दूसरी भी आके बैठ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि m कहीं भी नहीं है, लोलक काल उतना ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर पैराग्राफ से रिलेटेड IAS में पूछा गया है, इस वजह पैराग्राफ, गुरुत्व के अधीन विराम अवस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय और विस्थापन में विचलन जो होगा वो पैराबोलिक होता है। क्या होता है, ये पैराबोलिक, ये रहा, ये है पैराबोलिक। क्या है, पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक होता है। इसीलिए देखिए क्या कहते हैं, भाला जो फेंका जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे फेंका जाता है, 45 डिग्री पे फेंका जाता है, तभी वो अधिकतम दूरी तय करता है, ठीक है, और हमेशा पैराबोलिक जाता है। कोई भी आप रॉकेट आग से जलाते हैं तो कैसा जाता है, पैराबोलिक जाता है। जहाँ जी काम करने लगता है वस्तु को क्या कर देता है, पैराबोलिक। तोप से गोला छोड़ा जाता है तो वो भी क्या होता है, पैराबोलिक। तीर छोड़ी जाती है वो भी क्या आती है, पैराबोलिक। तो हमेशा पैराबोलिक याद रखिए, जब गिरी के उसमें काम करता है तो हमेशा पैराबोलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ सिंपल मशीन हेल्प अ पर्सन डूइंग, साधारण यंत्र किसी क्या करते हैं, काम को कम कर देते हैं, बल लगाने की ताकत को कम। मशीन का मतलब ही है कम ताकत में अधिक काम होना, तो कम बल का प्रयोग करके उतनी मात्रा में काम करने में तो अधिक मात्रा में काम होता है, बल कम यूज होता है। फिर है, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ये देखिए, ये है मोमेंटम पे क्वेश्चन। F इजिकल टू mv होता है, तो यहाँ m1 v1 इजिकल टू m2 v2 कर लो। यहाँ पे दिया है कि एक मनुष्य स्थिर नाव से, जहाँ पे शुरू में क्या है, 0 है, प्रति सेकंड चाल से कूदा। तो ये नाव, अगर मनुष्य का वजन देख लो 10 किलोग्राम मान लो, और ये क्या है, 0 है। आगे ये हो जाता है 10 किलोग्राम ही रहेगा। अब v2 कितना हो जाता है, 5 मीटर प्रति सेकंड चाल से कूदता है, तो यहाँ पे v2 बढ़ गया है, 5 हो गया है। तो अब 0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक जाती है, आगे 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसक जाती है। यहाँ तो आगे के लिए 0.05 रख लो और यहाँ के लिए रख लो 5। तो ये कितने गुना, ये 10 है, ये तो बदलेगा नहीं। m यहाँ m मान लो m1 और इसको m2 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये करीब 10 गुना, 10 गुना होना चाहिए। इसको निकाल के दिखा दें तो 10 गुना, ये देखिए m1 m2, और ये कितना आएगा, 10 गुना आएगा। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। तो ये संवेग का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम m1 v1 इजिकल टू m2 v2। अगला है, किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के लोलक के समतुल्य पुर्जा क्या होता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। हमेशा क्या होता है, क्रिस्टल यूज किया जाता है। घड़ी हो गई, कैलकुलेटर हो गया, और आपका क्या कहते हैं, लैपटॉप हो गया, इन सब में यही यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन द वॉच इज बेस्ड ऑन द, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल क्या काम करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव देता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या दिया है, दाब विद्युत प्रभाव, यही है ना, तो इसको बदला है। तो विद्युत प्रभाव पे स्फटिक क्रिस्टल दाब विद्युत प्रभाव कार्य करता है। दाब विद्युत प्रभाव के कारण ही घड़ियों में लगे हुए स्फटिक क्रिस्टल चमकते हैं, ठीक है ना, और जिससे रात के अंधेरे में घड़ियां समय देखना संभव होता है। स्फटिक क्रिस्टल के अतिरिक्त घड़ियों में रेडियम का भी प्रयोग आजकल किया जाने लगा है, तो रेडियम भी चमकता रहता है, घड़ी में समय बताता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंडुलम क्लॉक बिकम स्लो इन द समर बिकॉज, लोलक की घड़ी गर्मियां में क्यों सुस्त हो जाती है, तो इसको उसी से समझिए। यह है T इजिकल टू क्या है, 2 पाई अंडर रूट L/G। ये देखिए पाई फिक्स है, 2 फिक्स है और G फिक्स है। तो आवर्तकाल किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। और गर्मियों के समय किसी भी धातु की लंबाई बढ़ जाती है, तो L की वैल्यू बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ठंड में आवर्तकाल
कम हो जाएगा क्योंकि लंबाई कम हो जाएगी। तो कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोनों में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन। लोलक का किस पे डिपेंड करता है? तो हमेशा लोलक की लंबाई पे। ये मैंने बताया अभी भी, t = 2π√L/g। तो इसका सही आंसर होगा टाइम समय के ऊपर निर्भर, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी भारी हो गई है। अचानक पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, पानी की सतह के ऊपर हल्की हो गई है, पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, पानी से बाहर कर उसके द्रव्यमान को प्राप्ति हुई है। तो पानी की सतह से ऊपर वो क्या हो जाती है? भारी हो जाती है, क्योंकि आर्किमिडीज के सिद्धांत के हिसाब डूबी हुई वस्तु अपने भार के बराबर हटा चुकी रहती है, जिसके कारण क्या कहता है वहाँ पे उसका भार हमको कम लगता है। इसके अलावा उस पर नीचे से उत्प्लावन बल या ब्यायंसिक फोर्स भी लगता है, जो उसके भार को कम करता है। क्या है? प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस पे? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पे। बिल्कुल सही बात है। ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद पर रखा गया वजन व पकाए जाने वाले पदार्थ पर, ऊपर के छेद के केवल क्षेत्रफल पर। तो इसका यही आंसर होगा, ऊपर के छेद का क्षेत्रफल और उस पर रखे गए सीटी का जो वजन होता है। जब सीटी का वजन ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर अंदर ज़्यादा बनेगा, तापमान ज़्यादा बनेगा। तो इसका सही आंसर क्षेत्रफल और उस पर। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो ऊपर जाने पे कम हो जाता है, और जब आपके पेन के अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है तो बाहर आने लगता है। नॉर्मल सी बात है। वायु दाब में कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट वर्क ब्रिज ऑफ फॉलिंग तो किस पे नाम करता है? ऊर्जा संरक्षण पे, संवेग संरक्षण पे, संवेग संरक्षण पे, मोमेंटम पे, m1v1 पे काम करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ है आपका। विपरीत दिशा में बल लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे बोलते हैं। जेट इंजन भी किस पे काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण पे, कोणीय। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण, यहाँ पे ध्यान रखना है। जेट इंजन की बात हो रही है तो जेट इंजन हमेशा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम याद रखिए, तो रेखिक संवेग संरक्षण पे काम करता है। फिर जेट हवाई जहाज नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। उसकी निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी के वाष्प नहीं होते, ठीक। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूपी हवाएं नहीं होती हैं। इसमें क्या है? तो इसमें केवल एक दो, दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में एटमॉस्फेयर कम रहता है, बादल नहीं रहते हैं, दिक्कत नहीं आती है, तो वो इसीलिए वहाँ उड़ते हैं समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है, एक बुलेट ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर दागी जाती है, ठीक है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पे t1 समय लेती है, ऊपर पहुंचने पे t1 समय लेती है, तथा वहां से जमीन तक नीचे पहुंचने में t2 समय लेती है, ठीक है। उस दशा में निम्न में से क्या होगा? हमेशा क्या होगा? t1 ज़्यादा होगा तभी, क्योंकि वो दूरी तक जाएगी, और t1 फिक्स है, g के उस पर एक फोर्स लगा के भेजा गया है, तो t1 इज ग्रेटर देन। एक बुलेट ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर दागी जाती है, थोड़ा सा इसको समझिए, पेन उठाइए, इसको समझिए। यह है एक मनुष्य, इसने एक चीज को ऊपर फेंक दिया, बॉल को, मान लीजिए गोली छोड़िए, क्या हो गई? बॉल हो गई। बॉल को ऊपर फेंक दिया, बॉल ऊपर गई, यहाँ पे त्वरण 0 हो गया, और फिर ग्रेविटेशन फोर्स काम करने लगा तो ये नीचे आने लगी। इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में लिया t1 समय। कितना लिया? t1 समय। उसके बाद जब नीचे लौटेगी तो इसमें लगा हुआ समय भी हमेशा क्या होगा? t2 होगा। क्यों t2 होगा? क्योंकि g पहले उसको खींच रहा था, -g हो रहा था, वो अपनी ताकत से ऊपर जा रही थी। बाद में क्या हुआ? जब उसकी ताकत खत्म हो गई तो नॉर्मल g ही काम कर रहा है, तो वो t1 से नीचे आएगी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गोली पृथ्वी पर उसी कोण व उसी वेग से वापस आती है जिस कोण व वेग से उसे प्रक्षेपित किया जाता है। अर्थात जितने समय में ऊपर जाएगी उतने ही समय में वापस आएगी। ऊपर जाने का समय हमेशा नीचे जाने के समय के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम की जाए, फिर कम कर दिया जाए, r² को कम कर दिया जाए, तो क्या होगा? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो क्या हो गया? हमारे वर्ष की अवधि, परिक्रमा काल क्या होगा? कम हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, केपलर का नियम है, t = k r/4
तो केपलर के नियम के अनुसार होगा, और ये ग्रहों की गति के बाद जो केपलर का नियम है उसी नियम के अनुसार क्या होगा, उसकी जो परिक्रमा काल है वो कम हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, दूरी कम हो गई तो परिक्रमा काल भी कम हो जाएगा, तो हमारे वर्ष की अवधि जो होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, अभी बात हो गई है। कहाँ पे अधिकतम होता है, जहां पे क्या कहते हैं आर सबसे अधिक है, वहां पे क्या होगा, न्यूनतम होगा। जहां पे आर वो है तो भार सबसे अधिकतम कहाँ होगा, ध्रुवों पर। इसका सही आंसर पोल है, क्योंकि वहां आर की वैल्यू कम है। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी का आयतन बढ़ जाएगा, नहीं, पानी का आयतन वही रहेगा। हमेशा ध्यान रखिए, पानी की सतह पहले ऊपर और फिर नीचे आएगी, वाटर लेवल रिमेन अनचेंज। पानी कभी भी चेंज नहीं करता, क्योंकि बर्फ आंशिक आधा डूबी रहती है, वो अपने आयतन के बराबर पहले ही पानी में आयतन बना चुकी रहती है, तो पिघलने के बाद उसके आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हेन द आइस मेल्ट्स देन इज वॉल्यूम, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, वही रहता है। अब ये डिपेंड करता है कहाँ पे कर रहा है ना। पानी के अंदर है तो क्या है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, आयतन घट जाएगा। देखिए पानी की ये खासियत है कि नॉर्मली चीज़ों का पिघलने पे आयतन इंक्रीज कर जाता है, लेकिन पानी का आयतन थोड़ा सा क्या कहते हैं, उल्टा इसके तरह काम करता है। और इसी वजह से आप देखिए कि आप पानी की बोतल फ्रिज में रखते हैं और उसको बहुत ज़्यादा अगर भर देते हैं तो बर्फ़ जब बनती है तो पानी अपना आयतन बढ़ाता है और आपकी जो बोतल है वो फूट जाती है या उसका ढक्कन टूट जाता है इसी कारण से, ठीक है ना। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। आगे क्वेश्चन इस पर, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिक हो जाता है। ये पानी का अलग व्यवहार है, जबकि ऐसा व्यवहार किसी का नहीं होता है। इसीलिए शिमला उमला में नल बर्फ जमने से फट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पानी का आयतन बढ़ जाता है। बर्फ पानी पे क्यों उतरता है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है, बर्फ में वायु भरी रहती है, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसीलिए जिसका भी घनत्व तो कम होगा वही तैर रहा है, नॉर्मल सी बात इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना हिस्सा, करीब क्या कहते हैं 1/, याद करने वाली चीज़ है, हिस्सा डूबा रहता है, 1/9 हिस्सा, कितना 1/9 हिस्सा पानी के अंदर रहता है, केवल एक हिस्सा बाहर रहता है। और इसी वजह से आपको याद होगा एक जहाज था जिसका नाम क्या था, टाइटैनिक। टाइटैनिक जब जा रहा था ब्रिटेन से अमेरिका, तो अटलांटिक महासागर में जब बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो वही कारण हुआ, बर्फ़ का जो एक आइसबर्ग बह के आ रहा था उसका ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, तो नीचे मालूम ही नहीं था, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि नीचे कितना बड़ा हिस्सा है, और जहाज़ का बहुत हिस्सा पानी में नीचे भी डूबा रहता है, और दोनों जाके आपस में टकरा गए और नीचे दरार आ गई। टाइटैनिक डूबने का कारण आइसबर्ग से टक्कर ही थी, क्योंकि इसका 1/9 भाग पानी के अंदर रहता है और 8/9 भाग पानी के ऊपर दिखता है, तो देखने में ये क्या लगेगा, छोटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ता है। नॉर्मल क्या होगा, गर्म किया जाएगा तो बढ़ता है और जमाया जाएगा तो घटेगा। बर्फ पानी को जब जमाया जाएगा तो उसका आयतन बढ़ेगा और गर्म किया जाएगा तो आयतन घटेगा, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो झील, बर्फीले स्थलों पे जैसे कश्मीर की झील है या डेनमार्क की झील है या कनाडा की झीलें हैं, वो ऊपर से जम जाती हैं और नीचे उसके जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो ये इसी के कारण होता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, और बर्फ़ खुद कुचालक होती है, और कुचालक होने के कारण फिर उष्मा अंदर नहीं जा पाएगी, उष्मा का हवा प्रवाह नहीं होगा तो नीचे ठंडक नहीं जा पाएगी और नीचे का पानी नहीं जमेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, गर्म करने पर आयतन घटेगा और जमाने पर जल का अधिकतम घनत्व कब होता है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड किस पे है, 277 केल्विन पे है, तो 373 केल्विन होता है। नॉर्मल क्या होता है, 373 होता है, 273, तो 273 से 4 कम कर दीजिए तो 270 आ गया। तो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, परंतु ताप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक करने पर उसका घनत्व कम होने लगता है। तो ताप कितना हो गया, 273 + 4, 277 केल्विन। तो ये याद रखिए कितने पे होगा, 277 पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, विनाश नहीं। ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा ना तो सृजित हो सकती है ना विनाश होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, ऊर्जा बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है। ऊर्जा का कभी भी विनाश या उत्पत्ति नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो संवेग और क्या है? पदार्थ के संवेग, मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी? तो भैया निकाल लो मोमेंटम। मोमेंटम हो गया mv और वेग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि? तो ये दोनों कट जाएगा तो मास द्रव्यमान मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्रव्यमान मिलेगा। एकदम आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? अति सूक्ष्म कणों का फील्ड थ्योरी, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। तो वो क्या होता है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और कुछ सब इलेक्ट्रॉन कण जो होते हैं उनका सूक्ष्म परमाणु के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध को निम्न विधि से होमोजिनाइज किया जाता है। राजस्थान में पूछा है। इसमें थोड़ा सोडियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है, इसकी वसा हटा दी जाती है, इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है। यही होता है दूध से क्रीम निकालना, ठीक है ना। तो होमोनाइज एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध में उपस्थित वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज प्रणाली की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदल दिया जाता है, अर्थात दूध एक जैसा हो जाता है। इस प्रक्रिया में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम आता है, यह हमेशा पूछता ही है। दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सहायता से निकालते हैं। या कपड़े, मशीन से कपड़े धुलने में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किसके कारण है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए इसकी हिंदी हमको मिली, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वॉशिंग मशीन से कपड़े धुले जाते हैं, दूध से क्रीम निकाली जाती है। ये सब याद रखिए। नेक्स्ट है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। ये देखिए फिर वही आ गया, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। ये भी देखिए हिमाचल पीसीएस में पूछा है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पहले एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर हम पृथ्वी से कोई चीज़, द्रव्यमान की कोई चीज़ उठाएं और उसको इतनी गति से फेंक दें कि वो पृथ्वी पर दोबारा वापस लौट के ना आ पाए या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए तो कितने वेग से किसी चीज़ को फेंकना चाहिए? तो वो होना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसी को एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग बोलते हैं। जब हम किसी वस्तु को इतने वेग से फेंक देते हैं तो वो दोबारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में वापस नहीं आती है। रॉकेट वॉकेट जो भेजे जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही आती है जब उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकालना रहता है, तब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसी स्पीड के बढ़ने और घटने से उसका ताप बहुत तेज़ी से बदलता है, जिससे आग लगने की संभावना रहती है। कल्पना चावला के यान में जो आग लगी थी इन्हीं कारणों से लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी, पृथ्वी पर वापस आ गिरेगी। क्या होगी? क्योंकि कितना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए पलायन वेग। अगला क्या है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी पर पहुंचेगा? सब एक साथ पहुंचेंगे। एकदम हमेशा ध्यान रखिए, सब पे जी एक साथ काम करेगा, फेंका नहीं जाएगा, गिराया जाएगा तो सब एक साथ पहुंचेंगे, पृथ्वी पर पहुंचेंगे। इन टुकड़ों भार या आकार का पृथ्वी पर गिरने के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण पर वस्तु के द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक इज ऑटोमोबाइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली के सिद्धांत या पास्कल के सिद्धांत पे। तो पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं ये सारे। पास्कल का नियम पास्कल ने जब खोजा था तब इस पे चीजें नहीं हुई। आज आपका क्या कहते हैं, चाहे क्या कहते हैं हाइड्रोलिक बम हो गया,
हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, चाहे आपका क्या कहते हैं ये जेसीबी से भी जो काम करती है, ट्रैक्टर के पीछे जो ट्राली को हटाया जा रहा है या ट्रक को हटाया जा रहा है, सब यहाँ पे पास्कल के नियम के अनुसार से होता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट बिकॉज इस स्पेस, अंतरिक्ष में यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। वायुमंडल में सहायता बल बहुत ही होती है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है, तो यहाँ पे नॉर्मल सा बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता इस वजह से। अगला क्या है, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी भैया? तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ mv² होती है। अब इसको कर दिया गया हाफ m और यहाँ पे क्या कर दिया गया दुगुना, तो 2² हो जाएगा ये, तो 2v² हो गया 4 गुना। 4 गुना क्या होगी? बढ़ जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ एन एप्पल रिलीज फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप इट विल बी, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेप छोड़ा जाएगा तो वो क्या करेगा? उसी तरह से अंतरिक्ष की तरफ परिक्रमा करने लगेगा, पृथ्वी पे नहीं गिरेगा, साथ साथ परिक्रमा करेगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम अंतरिक्ष में यान के साथ साथ उसी के समान गतिमान होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन हाइपरमेट्रोपिया इमेज दूरदृष्टि में निम्नलिखित में क्या बनता है? रेटिना पे, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे अंध बिंदु। तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, दूरदृष्टि दोष, ये पेन है, ये आपकी आंख का लेंस है और इस लेंस के पीछे ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा होता है रेटिना। ये क्या होता है? रेटिना। अगर यहाँ से लाइट की किरणें गई और लाइट की किरणें लेंस से परिवर्तित होने के बाद पीछे बनती है, पीछे बनती है, तो ये क्या हो जाता है? दूरदृष्टि दोष। क्या हो जाता है? दूरदृष्टि दोष। और यही अगर लाइट की किरणें यहाँ से गई और रेटिना पे न बन के आगे बन गई तो ये हो जाता है निकट दृष्टि दोष। ये क्या हो जाता है? निकट दृष्टि दोष। और अगर रेटिना पे बनी तो कोई दोष नहीं है। तो यहाँ पे अगर पीछे बन रही है तो रेटिना के पीछे बन रही है तो क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? दूरदृष्टि दोष। रेटिना के पहले बनती तो हो जाता निकट दृष्टि दोष, तो इसको रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ठीक है, इतने क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड से। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैग्नेट से या इलेक्ट्रिक से किसी से रिलेटेड जो फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं उन पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।